हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में अपन ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन लेक्चर जो कि पढ़ा था। उसमें अपन ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। उसमें अपन एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 21 का एनसीईआरटी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो लेक्चर था उसमें फ़र्स्ट पैराग्राफ कवर किया था। उसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी फर्स्ट पैराग्राफ में, तो आज उसको पढ़ेंगे। तो अपन ने बात की थी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर 230 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 21 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसमें अपन ने बात की थी कुछ उसकी डेफिनेशन की। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी और इसका क्या रोल होता है लाइफ के लिए। तो अपन ने सबसे पहले दो चीज़ें देखी थी। बायोलॉजी जो कि लाइफ ऑफ स्टडी है, जीवन का अध्ययन है। उसको दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन या लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो लाइफ ऑफ स्टडी, तो किस चीज़ की स्टडी। लाइफ है तो सेल्स हैं तो ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कब है, जब उसकी सेल्स हैं। तो सबसे छोटी जो जीवन की जो इकाई होती हैं, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती हैं, वो सेल्स होती हैं। सेल्स कब होती हैं, जब उसको एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल डेड हो जाएगी। कब होगी, जब सेल को एनर्जी मिलेगी। सेल को एनर्जी कब मिलेगी, जब मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मोस्टली दो टाइप होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जब भोजन जब टूटता है या ग्लूकोज टूटता है तो क्या मिलता है, अपन को एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ काम आती है, सेल्स को वृद्धि करने में, सेल्स के डेवलपमेंट में, सेल्स के यूज़ में काम आती हैं। तो सेल्स अगर ज़िंदा रहेगा तो लाइफ होगी तो बायोलॉजी होगी। जैसे मेटाबॉलिज्म कब होगा, जब लाइफ होगी। मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी मिलेगी। मेटाबॉलिज्म कब होगा, जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होगा। जब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कांस्टेंट होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा। जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट कब होगा, जब होमोस्टेसिस होगा। होमोस्टेसिस कब होगी, होमोस्टेसिस जब होगी जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। अभी कोऑर्डिनेशन में मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम से एक दूसरे के साथ बातचीत तालमेल करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर जो काम करेंगे, ये एक दूसरे की सहायता करेंगे, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब इनको एक कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो काम करता है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलकर ये इनको कोऑर्डिनेशन में काम कराते हैं। तो हम देख सकते हैं एक तरीके से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में काम कराने के लिए इम्पोर्टेंट दो फैक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि इनको कोऑर्डिनेशन में काम करवाते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के साथ मिलना सिस्टम्स का, और सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। दूसरी बात आती है इंटरनल जब कोऑर्डिनेशन में होंगे तो होमोस्टेसिस होगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी होगी तो सेल्स होगी तो स्टडी ऑफ लाइफ होगी या बायोलॉजी होगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेन फैक्टर्स हैं कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में रखने के लिए काम करते हैं। तो बात करते हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों जो कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। उनको जैसे कि मान लीजिए जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि बच्चे हैं,
और ये न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इनके माता पिता हैं। इसको पिता मान लीजिए, पिता हैं जैसे माता हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें अपनाते हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं, वैसा इसमें सिस्टम है। जो जो बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, जैसे भाई बहन है तो भाई बहन मतलब एक ऑर्गन सिस्टम को भाई मान लो, दूसरे को बहन मान लो, तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, घर घर पे पढ़ाई करें, एक दूसरे के साथ हेल्प करें उनकी। तो उस तरीके से उनको काम करवाने के लिए कोई चाहता थोड़ी एक दूसरे के साथ हेल्प करना। अपन घर का इन्वायरमेंट ही देख लें, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से इनको एक कोऑर्डिनेशन में काम कराने के लिए माता पिता होते हैं। क्या होते हैं? माता पिता। उसी तरह जो बॉडी है उसमें ऑर्गन सिस्टम्स को काम कराने के लिए न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम काम करते हैं। अब ये एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, मैं उस चीज़ को आपको समझाता हूँ। जो न्यूरल सिस्टम्स होता है उसमें क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। क्या होती हैं? न्यूरॉन्स। तो एक बार मैं उसका डायग्राम न्यूरॉन्स का, उसमें क्या होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं, इसमें न्यूरॉन्स होती हैं। क्या होती हैं? न्यूरॉन्स। ये इसके डायग्राम को मैं एक बार आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो न्यूरल सिस्टम्स हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। ये टारगेट ऑर्गन्स मान लो, टारगेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन्स तो ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में काम कराने के लिए दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट आ गई हैं अपने पास, न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? न्यूरॉन्स होती हैं। जो न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करती हैं? ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाती है अपने ऑर्गन से। और न्यूरॉन्स में जो मेन इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन बनाता है वो एक्सोन होता है। क्या होता है? ये एक्सोन होता है, एक्सोन। ये एक्सोन होता है, ये सेल बॉडी होती है और ये डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। जो कि एक्सोन है, इनमें से ही जो इम्पल्स आता है वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है मैसेज देने के लिए कि आप एक कोऑर्डिनेशन में काम करो। क्या करो? कोऑर्डिनेशन में काम करो। तो न्यूरल सिस्टम किस तरीके से काम करता है? न्यूरल सिस्टम में जो होता है क्या? न्यूरॉन्स होती हैं। ये न्यूरॉन्स में भी जो एक्सोन होता है वो एक्सोन के अंदर से जो मैसेज जाते हैं किसकी तरह? इम्पल्स की तरह। किसकी तरह? इम्पल्स की तरह। एक आवेग जाता है, एक क्या जाता है? इम्पल्स जाता है। इम्पल्स जाता है जो यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। जो एक इम्पल्स स्टार्ट होता है वो इम्पल्स कहाँ जाता है? टारगेट पर जाता है। और टारगेट पर उस इम्पल्स को छोड़ते हैं, इनको बताते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन में काम करना है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स होती हैं और न्यूरॉन्स में एक्सोन होता है। जो एक्सोन से होकर एक इम्पल्स जाता है। क्या जाता है? इम्पल्स जाता है जो अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचता है। इसी तरह जो और एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या होता है? उसमें हॉर्मोन्स होते हैं। क्या करते हैं? ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये इसमें इस तरीके का कोई न्यूरॉन जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये हार्मोन सिक्रीट कहाँ करते हैं? ब्लड और लिम्फ में। ब्लड में और लिम्फ में, ब्लड और लिम्फ में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो ये हार्मोन्स हैं जो ब्लड के द्वारा अपने सेल तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? ब्लड से। और इसमें कैसे पहुंचता है? न्यूरॉन्स के द्वारा। और इसमें ब्लड या लिम्फ के द्वारा। तो क्या होता है? न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स में एक्सोन होते हैं, एक्सोन से इम्पल्स निकलते हैं, इम्पल्स जाते हैं टारगेट ऑर्गन पर। और इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस मैसेज को सिक्रीट करते हैं जो ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। तो ऑर्गन तक पहुंचाता कौन है? ब्लड लिम्फ। और इसमें एक्सोन और इसमें ब्लड लिम्फ। तो न्यूरल सिस्टम में जो कि ये पहुंचता है, तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है क्या? ऑर्गेनाइज्ड
क्या करता है न्यूरल सिस्टम? ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पॉइंट कनेक्शन। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है जो इसके इम्पल्स निकलते हैं जो एक्सोन के द्वारा डायरेक्ट ये जुड़े होते हैं, इससे अपने टारगेट ऑर्गन से जुड़े होते हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि अपने घर में जो लाइट का स्विच होता है और एक पंखा होता है, तो लाइट का स्विच कहाँ होता है? जो स्विच होता है वो ये मान लो इसका स्विच है, और इस स्विच से जो करंट निकलेगा वो करंट किसके द्वारा जाएगा? एक वायर के द्वारा। तो एक्सोन को एक वायर मान लो, तो स्विच से करंट निकला वायर के द्वारा, कहाँ जा रहा है? अपने टारगेट पर। कहाँ टारगेट क्या है? पंखा चलाना। तो पंखे पर ये टारगेट मतलब ऑर्गन पर पहुँच रहा है। तो कैसे? न्यूरॉन से जो इम्पल्स निकला, इम्पल्स जो कि एक्सोन के बेसिस एक्सोन के माध्यम से किस में गया? टारगेट ऑर्गन पर। टारगेट पर जाकर इसको कंट्रोल किया। इसी तरह जो पंखा चलता है, जो स्विच चलाते हैं तो करंट जाता है तो पंखा चालू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूरल सिस्टम जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है, जो कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी की तरह पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। जैसे घरों में वायर्स लगे होते हैं उसकी तरह इसके वायर्स जो कि पूरे बॉडी में फैले होते हैं। और जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है जो किसके द्वारा? ब्लड और लिम्फ के द्वारा। जैसे कि अपने हॉर्मोन्स को कहाँ से क्रिएट कर देगा? ब्लड में। तो ब्लड लेकर कहाँ जाएगा? सेल्स तक या ऑर्गन्स तक जहाँ पहुँचाना है। किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा। इसमें किसके द्वारा जाएगा? एक्सोन या न्यूरॉन्स के द्वारा। ये कि फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूरल सिस्टम फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। फास्ट स्पीड सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती हैं। क्या होती हैं? स्लो कैसे होती हैं? कि पहले तो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, हार्मोन सिक्रीट करने के बाद में ब्लड में जाएगा हार्मोन, और ब्लड में जाने के बाद में अपने ऑर्गन तक जाएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसमें सीधा जैसे खट स्विच दबाते ही करंट कहाँ पहुंचा? पंखे तक। वैसे ही इसमें जैसे इम्पल्स सिक्रीट हुआ, इम्पल्स आने के बाद में डायरेक्ट अपने ऑर्गन तक पहुंच जाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से। डायरेक्ट लाइट की वजह वायर की वजह से कहाँ पहुंच जाता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से अपने टारगेट ऑर्गन पर। और इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होगा ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद में अपने जो टारगेट पर जाएगा, और ये एग्जैक्ट लोकेशन पर जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन पर जाता है। और रिस्पॉन्स भी फास्ट आता है। ये जो कि जाएगा तो अपने जहाँ जिसका टारगेट है वहीं जाएगा, और ये कहीं और जगह छोड़ देगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा। इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है एंडोक्राइन सिस्टम का वो स्लो होता है, हार्मोन के बेसिस पर होता है। ब्लड लिम्फ से इसका जो मैसेज जाता है और ये फास्ट है। और इसका रिस्पॉन्स जैसे कि अपने जैसे मैंने 2 और 2 बोला तो फटाक से रिस्पॉन्स आता है 4। मैंने 3 और 3 बोला, फटाक से रिस्पॉन्स आता है 6। इसी तरह से फास्ट सिस्टम है, इसी तरह इसका रिस्पॉन्स भी फास्ट होता है, इसका रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। रिस्पॉन्स स्लो शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट तरीके से होता है। तो अपन ने क्या क्या चीज़ें समझी कि जो अपने बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स को जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए क्या चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम्स काम करते हैं, जो कि न्यूरॉन के बेसिस पर, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के बेसिस पर काम करते हैं। जब जाके हमारे सिस्टम में क्या आती हैं? होमोस्टेसिस आती हैं, जो तालमेल के साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन। होमोस्टेसिस आती है। होमोस्टेसिस आने पर एनवायरनमेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने पर मेटाबॉलिज्म
बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म काम करता है, मेटाबॉलिज्म काम करेगा तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो क्या होगा, जब सेल्स को एनर्जी मिल पाएगी, सेल्स वर्क कर पाएगी और लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। तो हम बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।